Good morning, all of you. Today discuss about cell cycle and cell division. अब जो सेल साइकिल है, हमें सेल साइकिल की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? अब सेल साइकिल में होता क्या है? एक तो अपनी डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप की क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेल साइकिल की। और क्या काम करेगा? एंड सेल डिवीजन। अब सेल को डिवाइड करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेल साइकिल की। अब सेल साइकिल के अंदर कितने फेज होते हैं? अपने 4 फेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या है अपना G1 S G2 और एक क्या है M फेज। आई समझ में? अब सेल साइकिल के अपने क्या होते हैं? 4 फेजेज होते हैं, G1 S और G2। अब G1 S और G2 इनको क्या बोलोगे? इंटरफेज या मॉलिक्यूलर इवेंट। है समझ में? अब इसमें मॉलिक्यूलर इवेंट क्या बोलते हैं कि जो G1 और S और G2 इनके अंदर अपनी सेल की जितनी भी ऑर्गेनेली है वो अपने आप में क्या करती हैं? डबल हो जाती है, खुद की कॉपी बनाती हैं। और S फेज में डीएनए अपने आप को क्या करता है? कॉपी बनानी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर इवेंट। और M फेज को क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। और इसका सेकंड नेम क्या होता है? साइटोलॉजिकल इवेंट। है समझ में? अब जो अपने 4 फेज हैं ये एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। होते कैसे हैं? ये तो क्या है अपना G1, जिसे क्या बोलोगे? गैप 1। ये क्या है अपना S फेज। ये क्या है? G2, जिसे बोलते हो गैप 2। और ये क्या है अपना M फेज। अब G1 S G2 और M। अब G1 को क्या बोलते हो? ग्रोथिंग फेज फर्स्ट। अब सेल के अंदर, अब मान लिया अपनी कोई भी सेल है, मान लिया अपने पास क्या है? सेल, जिसके अंदर डीएनए कितना होता है अपना? 2C। अब ये G1 से होता होता कहां पे आएगा? अपना S फेज में एंटर करने से पहले इसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और डीएनए कंटेंट क्या रहता है? सेम। अब ये साइज इसका लार्ज किसकी वजह से हुआ? इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। गैप 1 या G1 फर्स्ट स्टेप। एक तो इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी? परफॉर्म होगी। और सेकंड कौन सी है? ट्रांसलेशन। ये भी क्या होगी? बहुत ज्यादा अमाउंट में परफॉर्म होगी। और ये दोनों रिएक्शन किसकी फॉर्मेशन करती हैं? प्रोटीन। इसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? हाई। आई समझ में? और किस चीज की फॉर्मेशन होगी? अब इसमें सेल ऑर्गेनेली है जो अपनी, वो अपने आप में क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी, डुप्लीकेशन होगी। सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन। और क्या होगा इसमें? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। अब जो अपना गैप 1 है, गैप 1 के अंदर फर्स्ट तो क्या होगा? अपना जो भी सेल अपनी ग्रोथ कर रही है या सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट कर रही है अपने आप को, उसके लिए उस चीज को डुप्लीकेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सेल को एनर्जी की। अब एनर्जी मिलती किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। अब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती कैसे? इन दोनों प्रोसेस के थ्रू। पहले तो कौन सी चलेगी? ट्रांसक्रिप्शन। फिर कौन सी चलेगी? ट्रांसलेशन। और ये दोनों प्रोसेस किसकी फॉर्मेशन करती हैं? प्रोटीन की। अब प्रोटीन बन गया तो अपनी सेल ऑर्गेनली है वो अपने आप को क्या कर लेंगी? डुप्लीकेशन कर लेंगी। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी अपने आप को क्या करेगा? बायोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। अब जो अपनी सेल थी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर कितना था? 2C। अब वो किस में एंटर करेगी? S फेज के अंदर। अब S फेज के अंदर एंटर करते ही उसी सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो गया? 4C। समझ में आई बात? अब ये 4C का मतलब क्या है? जो अपना S फेज है इसको क्या बोलते हो? सिंथेसाइज फेज। इस फेज में किस चीज की सिंथेसिस होगी? एक तो डीएनए अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सेमी कंजर्वेटिव। और किस चीज की होगी? अर्ली एस फेज। इसके अंदर किस चीज की सिंथेसिस होगी? यूक्रोमेटिन। और क्या होगा? लेट एस फेज। इसके अंदर किस चीज की सिंथेसिस होगी? हेटेरोक्रोमेटिन।
और क्या है, हिस्टोन सिंथेसिस, और क्या होगा इसके अंदर, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अब जो एस फेज था अपने सिंथेसाइज फेज था, उसके अंदर जो डीएनए है पहले क्या था अपना 2C था। अब इस फेज के अंदर डीएनए ने अपने आप को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, तो डीएनए कंटेंट कितना हो गया 4C। और अर्ली एस फेज के अंदर जो अपनी एस फेज स्टार्ट होगी उस टाइम पे किसकी फॉर्मेशन होती है, यूक्रोमेटिन की। जब एस फेज अपनी लास्ट में आ रखी है, खत्म होने को है, उस टाइम पे किसकी फॉर्मेशन होगी, हेट्रोक्रोमेटिन की। और एस फेज में ही किसकी फॉर्मेशन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है अपना, बेसिक प्रोटीन जो डीएनए को क्या करके रखता है, रैप करके रखता है अपने अराउंड। समझ में आई। जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए पे अपना कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस चीज की भी फॉर्मेशन कहां पे होती है अपनी एस फेज के अंदर। और एस फेज के अंदर सेंट्रियोल अपने आप को क्या कर लेगी, डबल कर लेगी। जो सेंट्रियोल है ये किसमें हेल्प करती है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। समझ में ये चीज। फिर जो अपनी यही सेल, सेम सेल एस फेज से किस में एंटर करेगी, गैप 2 में, जिसे G2 फेज बोल रहे हैं। अब G2 फेज के अंदर यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, सेंट्रियोल की। गैप 2 या G2 फेज, इसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, सेंट्रियोल की क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में। और डिवीजन होगी तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, एनर्जी चाहिए डिवीजन के लिए, तो प्रोटीन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कौन सी प्रोसेस चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस चलती रहेंगी और सेल को एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे वो आगे ग्रोथ करती रहेगी और सेंट्रियोल अपना क्या हो जाता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। समझ में। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज सेकंड भी बोलते हैं। अब इसमें सेंट्रियोल डिवाइड हो गया। अब यही सेल अपनी अभी भी कितनी है, इसमें 4C है। अब ये सेल किस में एंटर करेगी, एम फेज में। एम फेज को क्या बोलते हो, माइटोसिस फेज या सेल डिवीजन। अब इसके अंदर सेल अपने आप को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब सेल डिवीजन 2 फेज से होती है। फर्स्ट तो किसे बोलोगे, क्रायोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब अपनी यही सेल थी, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितना कंटेंट है, 4C है। हमने सेल कितनी ली थी, 2C वाली। अब कितना है, 4C। तो इसमें किस चीज की डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहां पे डिवीजन हो जाएगी न्यूक्लियस की। अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस और दोनों के अंदर डीएनए कंटेंट कितना है, 2C। इसी को क्या बोलोगे, क्रायोकाइनेसिस। आया समझ में। और सेकंड फेज कौन सा होगा, सेल डिवीजन में। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, बट सेल तो अपनी अभी भी एक ही है। अब सेल 2 बनने के लिए किसकी डिवीजन रिक्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म की। अब इसको क्या बोलोगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यही सेम सेल है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है अपने पास, 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों के अंदर डीएनए कंटेंट कितना है, 2C। अब ये सेल, अब इसका साइटोप्लाज्म क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, और जिससे क्या बन जाएगी, ये 2 सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 2C और इसमें भी 2C। अब ये कंप्लीटली एक सेल से क्या बन गई, अपने पास 2 सेल फॉर्म होगी। इसी को क्या बोलते हो, साइटोकाइनेसिस। समझ में। एक बार आपको मैं दोबारा से बता देता हूं क्या क्या है। एक तो अपना जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये है। अब सेल साइकिल में होता क्या क्या है, एक तो डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और क्या होगी, सेल डिवीजन भी किसके थ्रू करेगी, सेल साइकिल के थ्रू। अब सेल साइकिल के कितने फेज अपने, 4 फेज हैं, G1, S, G2 और M फेज। G1, S और G2 फेज को क्या बोलते हो, इंटरफेज या मोलिकुलर इवेंट। और M फेज को क्या बोलोगे, डिवीजन फेज, जिसे क्या बोल सकते हो, साइटोलॉजिकल इवेंट, जिसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, अपना डिवीजन करना स्टार्ट करता है। अब G1 फेज के अंदर सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं गैप 1 में। एक तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चलेगी और ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिएक्शन करेगी, स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जिससे हर ऑर्गेनेली को प्रोटीन मिलेगा और वो अपना डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आया। जिससे अपनी हर ऑर्गेनेली अपनी आप की क्या बना लेंगी, कॉपी बना लेंगी, तो ऑर्गेनेली क्या होगी, डुप्लीकेट होगी। और किसकी फॉर्मेशन होगी इसमें, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। अब वही सेल अपनी किसके अंदर एंटर करेगी, एस फेज के अंदर। अब एस फेज के अंदर यहाँ पे तो ऑर्गेनेली डबल होगी, अब यहाँ पे अपना डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा कौन सी प्रोसेस के थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव
अर्ली एस फेज के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, यूक्रोमेटिन। लेट एस फेज के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, हेटेरोक्रोमेटिन। और हिस्टोन जो प्रोटीन है अपना, बेसिक प्रोटीन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए को क्या करके रखता है, रैप करके रखता है। इसकी भी फॉर्मेशन किस में होती है, एस फेज में। और सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये भी अपनी कॉपी किस फेज में बनाता है, एस फेज में। अब वही सेल अपनी एस फेज से फिर किस में आ गई, गैप सेकंड में। गैप सेकंड में आके सेंट्रियोल जो डबल हुआ था एस फेज में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन होगी, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगी, चलती रहेंगी, एनर्जी मिलती रहेगी सेल को, और सेल ग्रोथ करके किस में एंटर कर जाएगी, एम फेज में। डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए। अब डिवीजन होगी तो सबसे पहले सेल को डिवाइड करने के लिए किसकी डिवीजन जरूरी है, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, फिर क्या है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म अपने आप को क्या कर देगा, डिवीजन कर देगा, जिससे कंप्लीटली अपनी क्या हो जाएंगी, 2 सेल फॉर्म हो जाएंगी। समझ में आया, ये क्या था अपने एक सेल साइकिल। अब अपना G1 और S, अब इस चीज को, प्रोसेस को, ये कंप्लीटली चल रही है। अब इस चीज को मेंटेन करके कौन रखता है, अब मान लिया अपना G1 में यहाँ पे सेल ऑर्गेनली डबल ना हुई, समझ में हुई या ना हुई, उस चीज को चेक कौन करता है। अब इसमें क्या आते हैं, कुछ चेक पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। देखो अब अपनी सेल कहां थी, G1 में। अब G1 में से S फेज में एंटर करेगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, वो चेक करता है कि सेल ऑर्गेनली ने डबल हुई या ना हुई, उसमें प्रॉपर प्रोटीन है या नहीं है, उसको बोलते हैं G1 S चेक पॉइंट। अब इस चेक पॉइंट पे किस चीज की चेकिंग होती है, एक तो इसमें किस चीज को देखेगी, वो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन प्रॉपर है या नहीं है, और किस चीज को देखेगी, स्पेस। अब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो उसमें स्पेस है या नहीं है सेल के अंदर, उस चीज को चेक करेगी। और किस चीज को चेक करेगी, ग्रोथ फैक्टर, कि जो सेल अपनी ग्रोथ कर रही है वो फैक्टर प्रॉपर है या नहीं है। और किस चीज को चेक होगा इस पॉइंट पे, डीएनए डैमेज। इस फेज के अंदर डीएनए को भी क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि डीएनए अपने क्या ना हो, डैमेज ना हो। समझ में आई। अगर ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, जब तो अपनी सेल किस में एंटर कर जाएगी, एस फेज में। सेल एंटर्ड इनटू एस फेज। समझ में आई। अगर ये हर चीज क्या है अपनी ठीक है, न्यूट्रिशन भी है, स्पेस भी है, डीएनए भी ठीक है, और जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो अपनी सेल है किस में एंटर कर जाएगी, एस फेज में। एस फेज में अपने आप को डुप्लीट करना स्टार्ट कर देगी, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर क्या है, कम हो जाए या किसी चीज की कमी हो जाए, तो वो सेल अपनी किसके अंदर चली जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, किसमें, अरेस्टेड इनटू G0 फेज। समझ में आया चीज। अब ये G0 में फेज में चलाएगी जाएगी, जिसको बोलते हैं क्विसेंट फेज, रेस्टिंग फेज। अब इसमें मान ले डीएनए डैमेज हो गया, अब वो डीएनए अगर प्रॉपर ठीक नहीं होगा, अब तक वो सेल किस फेज में रहेगी, G0 फेज के अंदर। समझ में आई चीज। अब ये तो क्या हो गया अपना, G1 से S में आई एक चेक पॉइंट। अब S फेज के बीच में भी क्या होता है, एक चेक पॉइंट। समझ में आई। अब ये इसको क्या बोलोगे, S फेज चेक पॉइंट। अब एस फेज चेक पॉइंट क्या क्या चीजें चेक करता है सेल के अंदर, वो देखते हैं। एक तो ये क्या देखेगा, डीएनए डैमेज, उसको क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा। अगर डीएनए अपना डैमेज है तो वो रिपेयर कौन से करेगा, एस फेज चेक पॉइंट में होगा। और किसको रिपेयर करेगा, मिस मैच रिपेयर। अगर डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है वो मिसमैच हो जाए, उनको भी रिपेयर कौन करेगा, एस चेक पॉइंट। समझ में आई। अगर ये चीज है तो वो अपनी जो टेम्परेरी क्या करके रखेगा, सेल को अरेस्टेड करके रखेगा, टेम्परेरी अरेस्टेड इनटू G0 फेज। समझ में। ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक अपनी सेल किस में एंटर नहीं करेगी, G2 फेज में एंटर नहीं करेगी। समझ में ये चीज। अब G2 फेज से जब अपनी सेल किस में एंटर करेगी, M फेज में, वहां पे भी क्या आता है, एक चेक पॉइंट आता है, जिसको क्या बोलोगे, G2M चेक पॉइंट।
G2M चेक पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है अपना मैमेलियन एग। इस चेक पॉइंट पे जो मैमेलियन एग है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करके रहते हैं, अरेस्टेड रहते, अरेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। कब तक अरेस्ट रहेंगे इसके अंदर, एट प्यूबर्टी। जब तक फीमेल क्या नहीं हो जाती, मैच्योर नहीं हो जाती, प्यूबर्टी एज में एंटर नहीं करती, तब तक वो मैमेलियन एग G2M चेक पॉइंट पे क्या रहेंगे, अरेस्टेड रहेंगे, G0 में सर्वाइव करेंगे। समझ में आया चीज। अब जो अपनी फिर M फेज में भी क्या आता है एक चेक पॉइंट, M फेज में चेक पॉइंट उसको क्या बोलोगे, वो चेक करेगा ओनली स्पिंडल, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। समझ में आया, वो स्पिंडल फाइबर को क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रॉपर बने हैं या ना बने। समझ में आई चीज। ये क्या था अपना एक सेल साइकिल के अंदर जो चेक पॉइंट है प्रॉपर चेक करते सेल के अंदर कोई कमी ना हो, या कोई कमी है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए, वो सारा आया समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ सेल साइकिल। टाइप्स ऑफ सेल साइकिल। फर्स्ट क्या है अपना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन बींग्स। अर्ली स्टेज इन ह्यूमन बींग्स, जो एम्ब्रियोनिक के अर्ली स्टेज में ह्यूमन बींग्स के नॉर्मल अपना जो सेल साइकिल है उसमें चारों फेज दिखाई देंगे। G1 भी है, S भी है, G2 भी है और M भी है और फिर G1 है। ये तो क्या है अपना नॉर्मल सेल साइकिल। अगर अपनी एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर जो गैप फेज हैं वो दोनों क्या होते हैं अपने, एब्सेंट होते हैं। M फेज और S फेज ओनली ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई। और इन दोनों का टाइम पीरियड कितना होता है अपना, 7 से लेकर 8 आवर्स। अगर M गैप फेज अगर एब्सेंट होते हैं अपनी अर्ली एम्ब्रियो में, तो वो गैप फेज अपीयर कब होते हैं सेल साइकिल में या सेल के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। अब मान लिया अपनी जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद। अब जाइगोट डिवीजन करेगा, 2 सेल स्टेज आएगी, 2 सेल स्टेज के बाद क्या आएगी, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज, और 8 के बाद आती है अपनी 16 सेल स्टेज। अब 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के अंदर आने के बाद इस स्टेज में अपने गैप फेज क्या होता है, अपीयर होता है। गैप फेज अपीयर्स। अब यहां पे इस स्टेज में आके गैप फेज अपने अपीयर होंगे, तो इसी फेज में कौन सी प्रोसेस चलेंगी अपनी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब अपनी ये 16 सेल स्टेज हैं, अब ये आगे क्या नहीं कर सकती, डिवीजन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अब इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, और सेल के अंदर एनर्जी क्या है, कम। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गैप फेज क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर। और गैप फेज आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलेंगे, जिससे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और इसको एनर्जी मिलेगी। तो ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा फिर, वो गैस्ट्रुला। समझ में ये चीज। अब अपना जो सेल ड्यूरेशन है एक नॉर्मल सेल साइकिल का, अब उसमें अपने 3 फेजेस थे, M फेज हो गया, G1 हो गया और S और G2। अब इनका टाइम पीरियड कितना है, कौन सा फेज कितने टाइम तक चलता है, वो देख लो एक बार रफली। मान लिया ये अपना क्या है, G1, S, G2 और M। G1 कब तक चलता है, 11 to 12 आवर्स। ये कब तक चलेगा, 6 to 8 आवर्स। ये कब तक चलेगा, 4 to 6 आवर्स। और इसका टाइम पीरियड कितना है, ओनली 1 आवर्स। जो अपना G1 फेज है सेल के अंदर, उसका टाइम पीरियड कितना है, 11 to 12 आवर्स। ये इतने टाइम तक परफॉर्म होगा। और जो S फेज उसका टाइम पीरियड कितना है, 6 to 8 आवर्स। और G2 है उसका फेज कितना है, 4 to 6 आवर्स। और M फेज कितना है अपना, 1 आवर। समझ में ये चीज़। बस ये चीज़ याद रखनी है, जो अपनी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ह्यूमन बींग्स की, उसके अंदर जो गैप फेज है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब गैप फेज अपीयर कब होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज पे। ब्लास्टुला स्टेज पे जाते ही
सेल के पास न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, कमी, और प्रोटीन या न्यूट्रिशन की कमी होगी तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कंपलसरी है। तो इनको चलाने के लिए दोनों प्रोसेस चलती कहाँ पे हैं, गैप फेज में। तो गैप फेज उस टाइम पे अपना क्या हो जाएगा, अपीयर। समझ में ये चीज। और ये क्या था अपना, फर्स्ट टाइप था सेल साइकिल का। अब सेकंड टाइप कौन सा है, अब यही सेल साइकिल देखेंगे हम किसके अंदर, लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट। सेकंड क्या है, लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट। अब लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट, उसके अंदर सेल साइकिल में एम फेज क्या होता है, अब्सेंट। अर्ली एम्ब्रियो में क्या था अपना, गैप फेज क्या था, अब्सेंट। इसमें कौन सा अब्सेंट है, एम फेज। अब इसमें एम फेज अब्सेंट है, G1 प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है और G2 प्रेजेंट है। अब G1 से S में, S से फिर G2, फिर G2 से वापस S में। अब मान लिया अपने पास एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम था फर्स्ट टाइम। समझ में चीज, एक साइकिल चला, S फेज में आते ही DNA ने अपने आप को क्या किया, कॉपी की, तो वहां पे क्रोमोसोम्स कितने बन गए, 2। फिर साइकिल चला, वापस S फेज में आ गया, क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो गए, 3। फिर साइकिल चला, वापस S फेज में, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, मल्टीपल। अब ये बार बार यही साइकिल चलता रहेगा और मल्टीपल क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर कंडेंस हो जाएंगे। अब इस मल्टीपल क्रोमोसोम्स की कंडीशन को, इसको क्या बोलते हो, पॉलीटीन क्रोमोसोम। समझ में। अब मल्टीपल क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर कैसे हुआ, G1 आया, S फेज में अपना क्या होगा, डुप्लीकेशन होता रहा, फिर G2, M फेज यहाँ पे क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, सेल डिवाइड करेगी नहीं और क्रोमोसोम्स नंबर अपने आप में क्या होता रहेगा, डबल होता रहेगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाई हुए उस क्रोमोसोम्स को नाम क्या दे दिया, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर एक टाइम पे कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 1049 क्रोमोसोम। ये इसका क्या है अपना बेस्ट एग्जांपल, इन्हीं को क्या बोलते हो, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। समझ में ये चीज। दोबारा बता देता हूं, अपना जो सेल साइकिल के टाइप्स कितने अपने, 2 टाइप हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन, जिसमें कौन सा फेज एब्सेंट है, गैप फेज एब्सेंट है, ना तो G1 प्रेजेंट ना G2 प्रेजेंट। और जो लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट है उसमें कौन सा फेज एब्सेंट है, एम फेज एब्सेंट है। अब इसके अंदर अगर एम फेज एब्सेंट है तो सेल डिवाइड करेगी नहीं, तो क्रोमोसोम्स बढ़ता जाएगा, उसको क्या नाम दे दिया, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। और अर्ली एम्ब्रियो में जो गैप फेज है कब अपीयर होंगे, ब्लास्टोला स्टेज पे, और फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रोला। समझ में ये चीज। अब लास्ट टॉपिक अपना सेल साइकिल, सेल साइकिल ड्यूरेशन। फर्स्ट तो क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स में एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, मतलब एक सेल कितने टाइम में अपनी डिवीजन करती है, 24 आवर्स। और ईस्ट है जो उसके अंदर एक सेल कितने टाइम पे डिवीजन करेगी, 90 मिनट्स। समझ में ये चीज। अब जो अपना सेल साइकिल जो ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक इंडेक्स क्या है, नंबर ऑफ सेल इन माइटोसिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स is equal to duration of mitosis divided by total duration of cell cycle। अब जब मान लो फॉर एग्जांपल, अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, नंबर ऑफ सेल कितनी है, 10,000। 10,000 में से नंबर ऑफ सेल इन माइटोसिस वो कितनी मानोगे, 400। अब हमें क्या करना है, अब माइटोसिस का जो ड्यूरेशन है कितना था अपना, 1 आवर। माइटोसिस का ड्यूरेशन कितना था, 1 आवर। अब टोटल ड्यूरेशन हमें निकालना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
फॉर्मूला अपने पास है। अब जैसे टोटल नंबर इन माइटोसिस कितनी है 400। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है अपने पास 10,000। अब टोटल ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस कितना है 1 आवर, और टोटल ड्यूरेशन हमने क्या करना है निकालना है, उसको हमने क्या मान लिया x। अब x को क्या कर दो आगे ले लो, तो अपनी जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी पलट जाएगी। जो अपनी 10,000 थी वो तो कहाँ जाएगी अपर साइड, और जो माइटोसिस थी वो कहाँ जाएगी अपनी लोअर साइड। 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 और 5, तो अपना जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना आया 25 आवर्स है। समझ में एक बार फिर बता देता हूँ। माइटोटिक इंडेक्स से आप क्या करोगे, आप सेल साइकिल ड्यूरेशन को क्या करोगे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सेल्स इन माइटोसिस, कि जो माइटोसिस अपनी सेल डिवीजन है उसमें डिवीजन के अंदर सेल कितनी है हमने कितनी ली थी 400। अब टोटल नंबर कितनी थी सेल 10,000। ड्यूरेशन माइटोसिस का कितना था 1 आवर, जो डिवीजन वाला एम फेज वाला था, और उसको टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल निकालना है। ये अपने वैल्यू पुट की और अपना टाइम पीरियड कितना आ गया 25 आवर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।